हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है एमजीसी क्लासेस में फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, वो भूगोल का जो 70 नंबर का आज एग्जाम हुआ, उसमें मैं आपको बारी बारी से एक एक प्रश्न को सोल्व करा दूंगा। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, इस संस्थान से लगभग 400 प्लस अंक बहुत से विद्यार्थी ने लाया है और आपको भी 400 प्लस लेकर आना ही है। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जिन बच्चों का भी भूगोल का सेटअप परीक्षा नहीं हुआ है, उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में टकराएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, क्षेत्रीय भिन्नता यानी कि सॉरी, यहाँ पे कहते हैं कौन मानव भूगोल का उपगाम नहीं है। फ्रेंड्स, नहीं पूछा है मैं उपगाम भूगोल की बात करते हैं। मानव भूगोल का उपगाम कौन कौन आता है जो मानव भूगोल से संबंधित होता है? जैसे क्षेत्रीय भिन्नता आती है, अन्वेषण आती है, स्थानिक संगठन आती है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति नहीं आती है, यानी कि युद्ध वगैरह नहीं आती है मानव भूगोल के अंतर्गत। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इज राइट आंसर आपका डी इज डॉग राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करेंगे। और ये आपको जो बच्चे नहीं दिए हैं वो सारे प्रश्न को देख लेंगे, आप सारे आंसर लगाकर आ जाएंगे, कोई चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, चलिए एक एक प्रश्न, तो आइए दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड्स, नव निश्चयवाद को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन दिया गया है अल्बर्ट डिमांजिया, अल्फ्रेड हिंटनर, या ग्रेथिक टेलर, या फेडरिक रेडचे। फ्रेंड्स, नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था ग्रेथिक टेलर। आपको टेलर भी लिख सकता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पे आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो किसने कहा मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है? तो आंसर बताएंगे, ऑप्शन दिया गया आपका रिटर, रेटजेल, है ना, एलन सी सैंपल, या टेलर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेटजेल ने कहा था मानव भूगोल समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 4। व्यवहारवादी भूगोल, जो व्यवहारवादी भूगोल यानी मानव भूगोल की किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? देखिए फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने इसका ऊपर चर्चा किया था, तो यहाँ व्यवहारवादी भूगोल की बात किया है। व्यवहारवादी से कौन सा भूगोल आता है मानव भूगोल के अंतर्गत? क्या नगरीय भूगोल आता है, जनसंख्या भूगोल आता है, सामाजिक? देखिए फ्रेंड्स, व्यवहारवादी समाज में आता है। जी राइट आंसर समाज से व्यवहारवादी भूगोल, यानी लोग समाज का व्यवहार कैसा है, तो राइट आंसर आपका डी यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। कृषि भूगोल, देखिए यहाँ पे फिर पूछा है कृषि भूगोल मानव भूगोल को किस क्षेत्र का उपगाम क्षेत्र है? तो कृषि भूगोल किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेंगे। और मैं आपको कल भी जो इतिहास का जो बच्चे देने वाले हैं उसका भी मैं सेटअप परीक्षा का क्वेश्चन सेट कर दूंगा। तो कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र को उप क्षेत्र में मानता है? तो कृषि में देखिए यहाँ पे कहता है सामाजिक भूगोल में आता है, वो जनसंख्या भूगोल में आता है, नगरीय भूगोल में आता है, या आर्थिक भूगोल में? फ्रेंड देखिए, कृषि भूगोल जो आएगा वो आर्थिक भूगोल में आता है। इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है कहता है निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है? सबसे अधिक विरल जनसंख्या यानी किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में जितने आते हैं वो सबसे अधिक विरल और सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं पूछा है। फ्रेंड्स, प्रतिकर्ष कारक पहले किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति, देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात करेंगे, प्रतिकर्ष कारक उसको कहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देखिए समझा देते हैं।
प्रतिकर्ष कारक मतलब जब किसी मनुष्य को, मानव जाति को समस्या उत्पन्न होने लगती है और जब वो छोड़कर चला जाता है तो उसी को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, है ना, कंपन होना, सुनामी आना, है ना। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे बेरोजगारी भी उसी में आता है। बेरोजगारी रहेगा तो किसमें प्रतिकर्ष कारक आएगा? जल जमा, देखिए बाढ़ आ गया, महामारी आ जाएगा। तो ये सब तीनों तो प्रतिकर्ष है, लेकिन नहीं पूछा है। देखिए जिसको शैक्षणिक सुविधा है, सब सुविधा मिलेगा, तो क्या हम उस जगह को छोड़कर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये हमारा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो याद रखना एक कैसा कारक है? अपकर्ष कारक है। मतलब हम, हमारी जब सुविधा मिलेगा तो हम वहीं रह जाएंगे, तो अपकर्ष कारक कहलाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस महाद्वीप में? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। ऑप्शन देखिए, अफ्रीका दिया है, एशिया दिया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। सो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, अभी जनसंख्या वृद्धि दर जो हो रही है वो दक्षिणी अफ्रीका का हो रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? सबसे कम विश्व में लिंगानुपात किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का है, भारत का है, फ्रांस का है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए लिंगानुपात में सबसे कम किसका है? तो संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात सबसे कम है। फ्रेंड्स इजराइल आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित संख्या में कौन सी जनसंख्या कार्यशील युवा वर्ग? देखिए फ्रेंड्स बहुत से बच्चों ने 1560 मारा, लेकिन 1560 ए होगा नहीं। क्या कह रहा है? कार्यशील युवा वर्ग जो होते ही आपकी नौकरी मिलेगा तो 1559 वर्ष, 60 वर्ष में तो आप रिटायर हो जाएंगे। तो कार्यशील युवा वर्ग कितना? 15 से 60 याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्लास है। आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लेंगे। देखिए मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कौन आता है? क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक का मापन कैसे किया जाता है? किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक वहां से नापा जाता है शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, संसाधन, वहां का आय, उच्च स्तर, यानी कि राष्ट्रीय आय इत्यादि से नापा जाता है। इनमें से सभी इजराइल आंसर आपका डी यानी डॉग हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 12 आते हैं। डॉक्टर महबूब उल हक किस देश का मूल निवासी थे? तो देखिए डॉक्टर महबूब उल हक के साथ एक साथी थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन। वो गुजरात के रहने वाले यानी भारत के रहने वाले थे। लेकिन यहाँ पूछा है डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के? तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किसका उच्च कोटि है? सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किस देश का है? तो इजराइल आंसर आपका फ्रेंड्स नार्वे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्लास है, वेरी गुड। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स आप सभी के सहयोग से ही मैं आप सभी को लगभग जो क्लास मिलेगी वो आपको एकदम एग्जाम तक मैं पूरी तरह से कवर करा दूंगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मैं इससे जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उससे जा करके चैनल को अगले वीडियो देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लेंगे ताकि हम सारे क्वेश्चन आपको देते रहें। सो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि किसको कहते हैं? ऑप्शन दिया गया रोपण कृषि को, सघन निर्वहन कृषि को, आदिम निर्वहन कृषि को, या मिश्रित कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। कोको किस प्रकार की कृषि की उपज है? कोको किस प्रकार की कृषि का उपज है? ऑप्शन दिया गया भूमध्य सॉरी रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय, या प्रारंभिक स्थलबद्ध कृषि, या मिश्रित कृषि। देखिए कोको कॉफी को कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कोको यानी एक रोपण फसल है। इजराइल आंसर आपका ए हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। कौन एक रोपण फसल है? देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं कि वो ऐसा फसल जिसे एक बार रोप दिया जाता है और एक बार रोपने के बाद कई वर्ष तक फसल देता है, उसे रोपण फसल कहते हैं। तो देखिए राई तो तुरंत काट दिया जाता है, गेहूं काट लिया जाता है, मक्का काट लिया, लेकिन कपास जो होती है वो कपास यानी रुई जो होती है बहुत दिनों तक फसल देती है। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप में कौन आता है? फ्रेंड्स देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप में आपका खेती आता है। जो खेती है जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, समझ गए, ये सब कौन सी क्रिया में आता है? आपका प्राथमिक क्रिया। मछली पालन प्राथमिक, लेकिन व्यापार जो आता है फ्रेंड्स वो तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र तृतीयक में आता है, याद रखना है। जैसे शिक्षा, व्यापार इत्यादि। लेकिन वस्तु निर्माण जो होता है फ्रेंड्स वह द्वितीय क्रियाकलाप में आता है, जो हाथ से या मशीन से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सी कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? कौन सी ऐसा इसमें है? क्या कृषि से कौन नहीं उत्पादन होता? चीनी,
चीनी कृषि से ही होता है। देख लीजिए केतारी से ही चीनी यानी ईख जिसको बोलते हैं उसी से चीनी का बनता है। नमक, नमक तो समुद्र की पानी से, तो कृषि से तो संबंधित नहीं है। लेकिन चाय है, चाय देखिए कृषि आधारित है, कॉफी कृषि आधारित है लेकिन नमक नहीं है। तो नहीं पूछा है तो नहीं का आंसर नहीं ही होगा, तो कृषि आधारित नमक नहीं है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब होता है जिसके पास पूंजी रहेगा वह स्वामित्व व्यक्तिगत, मतलब जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं फ्रेंड्स। आइए आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? मतलब वन से कौन सी प्राप्त होता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे चमड़े, चमड़े तो जानवर से प्राप्त होते हैं, इनमें से कोई ने डी दिया है। गंधक, गंधक ये आपका खनन उद्योग है जो धरातल से निकलता है। लेकिन लाख उद्योग की बात करें फ्रेंड्स, जिसको गम बोलते हैं, गम वगैरह लाख ही से मिलता है, शहतूत इस सब का, तो वो वन आधारित उद्योग है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 22। निम्नलिखित में कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है? पूछा है कौन चतुर्थ क्रियाकलाप है? देखिए पुस्तकों का मुद्रण, ये पुस्तकों का मुद्रण तृतीय क्रियाकलाप में, संगणक विनिर्माण जो है तृतीय, कागज और लुगदी द्वितीयक में आएगा। लेकिन चतुर्थ क्रियाकलाप में आपका फ्रेंड्स वह विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा संस्थान होता है वह चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। ये 23वां। निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रिया? देखिए खेती अभी बताएं हम, ये प्राथमिक क्रिया है, क्रियाएं 5 है फ्रेंड्स, ठीक है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो मैंने इसको भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, देख लेना उसको। आखेट, आखेट जो है जैसे शिकार करना प्राथमिक क्रिया है, व्यापार तृतीय क्रिया, लेकिन बाह्य स्रोत जाता है पंचम क्रिया में आता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 24। लंबी दूरी तय करने के लिए, लंबी दूरी तक भारी सामान को ढोने के लिए सबसे परिवहन का सस्ता साधन, ऐसी बात करें फ्रेंड्स, परिवहन के सबसे सस्ता साधन जो है वो जल परिवहन है फ्रेंड्स। सबसे सस्ता की बात करें तो जल है, सबसे महंगा की बात करें तो वायु है, ठीक है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, इस सब हमने वीडियो बनाया हुआ फ्रेंड्स, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सस्ता परिवहन का साधन आपको पता चल गया, जल परिवहन। बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है फ्रेंड्स? बृहद ट्रंक मार्ग आपको देखिए सेट में आपका भूमध्यसागर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग को बृहद, बृहद ट्रंक मार्ग अर्थात सबसे व्यस्तम जल मार्ग कहते हैं, इसीलिए बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेंड्स बिग इंच पाइपलाइन से, यानी कि पाइपलाइन परिवहन से, बिग इंच पाइपलाइन से क्या जाता है तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में बोलेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखना है इस एलपीजी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो इसको बोल सकते हैं आप लोग डब्ल्यू एच WTO है ना, विश्व व्यापार संगठन है, WTO है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या हो जाएगा तो जे ना जाने से जेनेवा, जे ना जाने से जेनेवा, इसको लगा देना है फ्रेंड्स, याद रखना है, इसका राइट आंसर आपका जेनेवा हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत एक सदस्य किसका है? किस इसमें से किसका एक भारत सदस्य है? क्या सप्टा का है, आईडीसी का है, आसियाना का है या ओपेक का? तो फ्रेंड्स सप्टा का भारत यानी कि साउथ एशियन इसका नाम है, साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशिया, तो भारत दक्षिण एशिया का सदस्य आता है, यानी सप्टा का सदस्य आते हैं। यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात EU का मुख्यालय कहाँ? यूरोपियन संघ का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर ए हो जाएगा ब्रुसेल्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। कहता है लेनिनग्राद किस प्रकार का एक पतन है? लेनिनग्राद किस प्रकार का? तो एक विस्तृत पतन का उदाहरण लेनिनग्राद को मिलता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित है आर्थिक क्रिया में कौन नगरीय अधिवास से संबंधित है? फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया में नगरीय अधिवास से संबंधित है? तो नगरीय अधिवास में देखिए कौन सी क्रिया शामिल होता है नगर में? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे द्वितीयक, द्वितीयक कहने का मतलब कल कारखाने होते हैं। तृतीयक मतलब शिक्षा, उच्च शिक्षा दी जाती है, और ऊंचे से ऊंचे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शिक्षा भी दी जाती है। तो इनमें से सभी नगर में पाई जाती है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 32। पर्वतीय प्रदेशों में
किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे पर्वत पर घर जो पाया जाएगा फ्रेंड्स, अधिवास जो पाया जाएगा वो सीढ़ी नुमा पाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक नियोजित नगर है? नियोजित नगर कहने का मतलब है कौन सा इसमें से एक नियोजित शहर है जो नियोजित रूप से सबसे अधिक विकसित किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका लाहौर नियोजित नगर के नाम से जाना जाता है। आइए, निम्नलिखित प्रदेश में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? देखिए सुप्रलेखित की बात किया है, सुप्रलेखित सबसे प्राचीनतम मेसोपोटामिया का नगर सबसे प्राचीनतम में आता है। ऐसे विश्व में सबसे प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन सुप्रलेखित का है तो मेसोपोटामिया इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? फ्रेंड्स परिवहन नगर पूछा है, कौन सा एक परिवहन नगर के नाम से जाना जाता है? कहाँ पे परिवहन? तो देखिए परिवहन नगर सिंगापुर के जाना जाता है। मक्का धार्मिक नगर है, अदीस अबा भी वही है, बीजिंग बीजिंग भी वही है, लेकिन सिंगापुर एक परिवहन नगर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीजिंग जो है फ्रेंड्स वह एक व्यापारिक नगर है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है फ्रेंड्स, बहुत ही जनसंख्या से आता है तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1102, आपको कहीं कहीं 6 भी देगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना, इसको लिख लेना। अरुणाचल प्रदेश कितना है? तो 17 है। अरुणाचल प्रदेश के कितना? तो 17। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर, आगे पढ़ते हैं। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? सो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या घनत्व सॉरी जनसंख्या सबसे कम पूछा है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन दिया गया है। तो भाषाई परिवार के आधार पर भारत में 4 तरह के पाए जाते हैं परिवार, जैसे द्रविड़ परिवार हैं, आस्ट्रिक हैं, भारतीय यूरोपियन है, चीनी तिब्बती। लेकिन आपसे एग्जाम में अबरी फाइनल एग्जाम में पूछेगा फ्रेंड्स सबसे अधिक भाषाई परिवार में कौन है? तो यूरोपियन है, जिसकी प्रतिशत 73 है। द्रविड़ की बात करें फ्रेंड्स तो द्रविड़ 20% हैं और ये 1.38% है। और इसकी बात करें फ्रेंड्स तो 0.85। अब आप ही बता सकते हैं कि किसका सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती का सबसे कम हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ बच्चे लोग आज बहस भी कर लिए थे इस पर, राइट आंसर आपका हम बताए हैं, जो मैं बताता हूँ वही आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए यहाँ पे बताए हैं 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, इज राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है फ्रेंड्स, कितना है? 121 करोड़। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? भारत में पुरुषों का प्रवास सर्वाधिक क्यों है? यानी किधर से किधर है? नगरीय से नगरीय नहीं, ग्रामीण से नगरीय, शायद लग तो रहा है। ग्रामीण से गांव नहीं, गांव से गांव थोड़ी होगा। नगरीय से ग्रामीण नहीं, लेकिन गांव से नगर, मतलब पुरुष लोग सर्वाधिक गांव के लोग नगर में जाकर कमाते हैं, तो इसी पुरुष प्रवास कहते हैं फ्रेंड्स। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग कि महिलाओं में प्रवास का कारण क्या है? बताइएगा आप लोग, महिलाओं में प्रवास का कारण क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में कौन सा सूचकांक भारत का है? यानी कि भारत का विश्व में सूचकांक 2011 के अनुसार कैमा स्थान है? तो फ्रेंड 2011 के अनुसार 131वां स्थान मानव विकास सूचकांक। भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है फ्रेंड्स? तो भारत का मानव विकास सूचकांक वो है 0.55, है ना, 555 है, 0.55। लेकिन केरल की बात करें तो सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक यहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 41, देखिए यहाँ पे जस्ट अभी हमने बताया, क्वेश्चन आ ही गया कि मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक किसका है? तो केरल का है। तो चलिए 41 का तो अब समझ में आ गया। आइए केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य भारत का केंद्र शासित में लक्षद्वीप है। और भारत का केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि सबसे अधिक भारत का साक्षर वाला राज्य कौन है? कमेंट में जरूर बताएंगे और कितना है उसका। तो केरल की मैं केरल तो बता दिए हमने, सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केरल है। तो उसका परसेंटेज आप बताएंगे, इसका मैं परसेंटेज बताता हूँ, 91% यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन गैरीसन नगर है? देखिए फ्रेंड्स, गैरीसन नगर का मतलब होता है छावनी नगर। तो देखिए मथुरा धार्मिक नगर है, पटना एक राजधानी नगर है, जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है, लेकिन उधमपुर जो है और अम्बाला जो है वह मेरठ जो है वो गैरीसन नगर यानी छावनी नगर है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन एक खनन नगर है? देखिए यहाँ पे खनन नगर जहाँ से खनिज निकलता है, तो रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है, खनन नगर इसी आंसर हो जाएगा। कानपुर एक औद्योगिक नगर है, चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। अम्बाला देखिए फ्रेंड्स आपका छावनी नगर है। पूरी धार्मिक नगर याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स हरित क्रांति का संबंध खाद्य अन्न उत्पादन से है, यानी सर्वाधिक गेहूं पर जोर दिया गया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारत में कृषि की समस्या बताना है। तो देखिए फ्रेंड, भारत में कृषि की समस्या यही है कि समय पर तो यहाँ बारिश होता नहीं है, अनियमित मानसून होता है। अनियमित का मतलब समय पर नहीं होता। दूसरा, विखंडित जोत का मतलब सही से जोता भी नहीं जाता है, कभी इधर जोता तो कभी उधर जोताई होता है, कुछ दिन जोता कुछ दिन छोड़ दिया जाता है। उसके बाद निम्न उत्पादकता, यहाँ का निम्न उत्पादकता है, इसी वजह से भारतीय कृषि की समस्या सर्वाधिक इनमें सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल उसको कहते हैं जिससे रेशा निकलता है। जूट, जूट यानी जो आप देखे होंगे जो सूती का बोरा होता है जूट उसी को बनता है। मेस्टा उसी का एक रूप है। कपास, जो कपास से रुआ वगैरह, तो ये सब रेशेदार फसल। लेकिन चाय तो पीने वाला है, तो इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नहीं पूछा है तो नहीं होगा। पेय पदार्थ में चाय आता है। कौन सा फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? देखिए शुष्क कृषि से संबंधित नहीं, कौन सा फसल? अब बताइए कौन नहीं है शुष्क कृषि से? अब शुष्क कृषि किसको कहते हैं, सो बताइए। ऑप्शन दिया गया है ज्वार, रागी, बाजरा या गन्ना। तो शुष्क कृषि से कौन संबंधित नहीं है? सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात किए हैं कि कौन सा एक शुष्क कृषि नहीं है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताएंगे ज्वार, बाजरा, रागी या गन्ना, तो शुष्क कृषि कौन नहीं है? तो इसका इजराइट आंसर देखिए यहाँ पे, ज्वार जो है वो शुष्क कृषि है, बाजरा जो है वो शुष्क कृषि है, गन्ना जो है वो शुष्क कृषि है, लेकिन रागी जो आपकी बात करें वो शुष्क कृषि नहीं है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन एक खदान फसल है? खदान का मतलब खाने वाला फसल कौन है? कपास है? नहीं, कपास तो नहीं। गन्ना, गन्ना भी खदान फसल में नहीं था। चाय नहीं, चाय तो पेय पदार्थ है, इससे चीनी तैयार होता है, लेकिन गेहूं में एक खदान फसल है खाने वाला। अगला ये, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कॉफी का उत्पादन? देखिए फ्रेंड्स इसका ट्रिक, कॉफी कर्नाटक ऐसे याद रखना है। कॉफी कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार। कॉफी कहाँ? कर्नाटक। कॉफी कहाँ? कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन भू उपसर्ग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निबल बोई गई क्षेत्र, सीमांत भूमि या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कौन भू उपसर्ग नहीं है? प्रतिभूमि है ना, प्रतिभूमि है, या निबल बोई गई है, या कृषि योग्य है, या सीमांत भूमि। तो यहाँ भू उपसर्ग नहीं पूछा है, तो भू उपसर्ग में निबल बोई गई भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि नहीं आता है, बाकी तीनों एक आते हैं, तो जो नहीं होगा वही आंसर होता है। नेक्स्ट आते हैं वामन, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? तो देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हमने फ्रेंड्स इसको पढ़ाया हुआ है, सेट में जाकर देख लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर लिंक को ओपन करके आप उससे पूरा वीडियो देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 है फ्रेंड्स, जो नए अनुसार, लेकिन पहले था NH 7, याद रखना है। तो यहाँ NH 7 भी नहीं है, या सॉरी NH 7 नहीं है लेकिन NH 44 है, तो राइट आंसर आपका NH 44 ही होगा। अगला ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, जल क्या है? जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए जल एक ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आइए फ्रेंड्स
अगला आते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होते। फ्रेंड्स इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसको भी देख लेना तुम लोग। तो कौन सी नदियां पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, मतलब पूर्व की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूर्व की ओर गिरता है, कावेरी पूर्व की ओर गिरता है, महानदी, लेकिन नर्मदा पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर गिरती है। भारत की दो ऐसी नदी नर्मदा और ताप्ती पूर्व से निकलकर पश्चिम में, बाकी सारी नदियां पूर्व में गिरती है। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित किससे, तो वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए 56, निम्नलिखित में कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। फ्रेंड्स परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सो फ्रेंड्स परंपरागत उसको कहते हैं जो परंपरा के अनुसार जो प्रयोग करे जल जाए, खत्म हो जाए, विनाश हो जाए, तो उसे परंपरागत। इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे ये भी खत्म होने वाला, ये भी खत्म होने वाला, ये भी, यानी कि प्राकृतिक गैस भी। तो ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है, तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी के तट पर है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर, महानदी पर। इसी पर चिल्का झील भी है, महानदी पर, जो खारे पानी का झील है। मैग्नीज क्षेत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है, सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य। फ्रेंड्स आपका सर्वाधिक उड़ीसा हो जाएगा। आइए भारत में प्रथम नाभिकीय, देखिए फ्रेंड्स मैं इसका वीडियो बनाया हुआ है, जो उस पर देख लेना, मैं इसका पूरा लिंक डाल दिया हूँ, इसको देख लेना तुम लोग, पूरा वीडियो बना चुका हूँ इसको। तो भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापना की गई, प्रथम पूछा है, तो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परमाणु केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में। देखिए एक ऑब्जेक्टिव ऐसे देगा, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक। फ्रेंड और बताइए काकरापारा कहाँ, तो गुजरात। चलिए फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा निम्नलिखित राज्य में से किसे कार, अच्छा देखिए यहाँ काकरापारा ही गया फ्रेंड्स, तो जस्ट हमने बताया गुजरात, इज राइट आंसर हो गया। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विजयनगर लो इस्पात केंद्र कहाँ है, तो विजयनगर एक इतिहास में पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का है। फ्रेंड्स 1336 में इसकी स्थापना हुई है, जो इसकी राजधानी हम्पी कर्नाटक। तो ये याद रखना, कर्नाटक इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रमुख तेल क्षेत्र, देखिए भारत में तेल क्षेत्र का उत्पादन करने वाला राज्य कौन कौन है, तो तेल क्षेत्र का उत्पादन असम में सर्वाधिक, असम के डिगबोई, और दूसरा जो है महाराष्ट्र यानी मुंबई है। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 63, कौन उत्तर पूर्व रेलवे, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने ट्रिक्स ऐसे बताया। उत्तर रेलवे पूछे तो उत्तर का आपका हो जाएगा दिल्ली, दक्षिण का पूछे तो चेन्नई, पूर्व का पूछेगा तो कोलकाता, और पश्चिम का पूछे तो मुंबई सेंट्रल, सॉरी चर्च गेट। और पूछा है उत्तर पूर्व का, यहाँ उत्तर और पूर्व देखिए, ये उत्तर हुआ, ये पूर्व हुआ, तो इस दिशा में गोरखपुर है। फ्रेंड्स यानी कि गोरखपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसी तरह से ट्रिक 17 रेलवे मुख्यालय बता दिया हूँ। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई, नई औद्योगिक नीति 1991 में हुआ था। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में वायु सेवा की शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत में ट्रेन 1853 में चला था, तो किसके शासन में चला था, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो वायु सेवा की शुरुआत 1911 में हुआ था। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, उत्तरी दक्षिणी गलियारा जोड़ती है, उत्तरी दक्षिणी, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स भारत के नक्शा अगर बात करें, तो भारत के नक्शा के अनुसार देखा जाए, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपको भारत की नक्शा, यानी उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात किया है। तो उत्तरी दक्षिणी यानी श्रीनगर से शुरू होता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो देख लेते हैं, जम्मू से तिरुवनंतपुर गलत, एक गलत, श्रीनगर नागरकोलम नहीं, श्रीनगर कन्याकुमारी। देखिए यहाँ पे डी आंसर ही जा गया। अगर आप फाइनल एग्जाम में पूछ दे कि पूर्वी पश्चिमी, तो पूर्वी पश्चिमी कहाँ, तो गुजरात के, याद रखना पोरबंदर से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, आपका गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के राज्य तक जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थलरुद्र पोताश्रय है, स्थलरुद्र पोताश्रय का मतलब है कौन सा बंदरगाह जो है तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र में, एन्नौर चेन्नई में। फ्रेंड्स यानी कि तमिलनाडु में है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कांडला पत्तन किस राज्य में है, तो कांडला आपका गुजरात में, महाराष्ट्र में मुंबई है, याद रखना है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में और कांडला गुजरात में, इसका 1951 में स्थापना हुआ। फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे प्रश्न को सोल्व करा दिया। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, फ्रेंड्स दो देशों के बाद बीच में व्यापार जो कहलाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। और लास्ट प्रश्न हो गया फ्रेंड्स,
आपका ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग हो सकता है, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर देना। तो थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना जरूर, सभी दोस्तों तक पहुंचा देना। तो थैंक यू, धन्यवाद।